सड़कें पर आज लड़कियों की जो लंबी लंबी कतार साइकिल से हो, आप आजकल तो स्कूटी से भी जाना शुरू कर दी हैं लड़की लोग। जनताओं की मांग रहती है कि हमेशा हम नए नए शख्सियत से लोगों को रूबरू करवाते हैं, ऐसी चेहरा लोगों के बीच में लेके आते हैं जिन्हें लोग जानते हैं। सर, लोग ये जानना चाहते हैं कि जो आप जो थे बहुत गरीब परिवार से आते थे, जैसे भीमराव अम्बेडकर साहब आते थे, उस पर देखा गया कि जो ST/SC हो गया, OBC हो, उस परिवार से बहुत कम लोग इस तरह के कार्य क्षेत्र में आए हैं। तो सर, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आप गरीब परिवार से होते हुए भी इतने बड़ी फैसला आपने कैसे लिया, राजनीति में आपने क्यों प्रवेश किया? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मुझे अपने चैनल के माध्यम से जनता भगवान के बीच रूबरू होने का मौका दिया। आपने जो सवाल किया है, मैं उस सवाल के जवाब में यह कहना चाहूँगा, वास्तव में मैं एक गरीब परिवार में जन्म लिया था। जयनगर प्रखंड का एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र उसराही जो मेरा जन्म स्थान है। मैं इतना बड़ा फैसला इसलिए लिया, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का। मैं जिस समाज में जन्म लिया, पला और बढ़ा, और जब मुझे राजनीतिक चेतना आई, सामाजिक चेतना आई, अर्थात मुझे जब ज्ञान हुआ, उस समय लगभग 90, 91, 92 का समय गुजर रहा था और मैं उस समय मैट्रिक में पढ़ रहा था। तो उस समय बिहार के अंदर में राष्ट्रीय जनता दल का शासनकाल था। दिन रात सिर्फ यही समाचार मिलता था कि आज यहाँ मर्डर हो गई, यहाँ आज लूट हो गया, कल इस व्यापारी को गोली मार दिया गया। यानी कि अपहरण, लूट पाट, छिनतई, गोली मारने की कांड। बिहार में जो अराजकता थी चरम सीमा पर थी, सभी जगह मतलब शिक्षा में केवल और केवल यही चीज सुनने को मिलता था। और उस समय एक रेडियो जो लोग शौक से रखा करते थे, तो शाम के समय 7:30 बजे का न्यूज सुनने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी दरवाजे पे लोगों के पास 10-20 आदमी जमा रहता था और जमा होकर के इस न्यूज को सुनता था कि आज क्या हुआ, यानी बेचैनी रहती थी कि आज कहाँ पे क्या हुआ है, कि कोई हमारे रिश्तेदार के साथ कोई घटना तो नहीं घटी। जी। तो उस समय सर आप एक युवा थे और सर मुझे लगता है कि 10th क्लास कोई बहुत बड़ा औहदा नहीं होता, उस समय में एक विद्यार्थी जीवन का एक शुरुआती होता है। जी, बिल्कुल। तो उस समय की जो घटनाएं मैंने देखा तो बड़ा अजीब सा लगा कि इतनी बड़ी शासन आरजेडी को कह रहा है कि आरजेडी बहुत बड़ा शासन है। उस समय जिसको भी लालू प्रसाद यादव जी खड़ा कर देते थे वो चुनाव जीत जाता था। तो सर अभी है कि जैसे मोदी जी किसी को भी खड़ा कर देते, जनताओं का मानना है कि हम मोदी जी को वोट देते, हम किसी पार्टी विशेष को नहीं देते, इस तरह का माहौल था। लेकिन दोनों में अंतर था। अंतर ये था कि लालू जी के शासन में, आरजेडी के शासन काल में लोगों के पास इतनी जागरूकता नहीं थी, ज्ञान नहीं था, और लोग डर के मारे आरजेडी के द्वारा अपराधियों को अधिक से अधिक अपराधी को टिकट दिया जाता था और वह अपराधी इतना तांडव मचाता था कि लोग डर के मारे उसको वोट दे देता था। या जी, या उस समय ये वोट जो होता था वो आपको बैलेट पेपर पे होता था। तो जो वाजिब वोटर होते थे वो वोट तक नहीं गिरा पाते थे और गैर वाजिब लोग एक नाजायज मजमा बना करके जाकर के लूटपाट करके, मारपीट करके, जैसा मूवी में दिखाया जाता है कि बूथ कैप्चरिंग हो जाता था, उस तरह की घटनाएं ज्यादा होती। जी, ऐसा कर लिया जाता था उस समय। और आज का जो समय है, जो लोग मोदी जी और नीतीश जी के नाम पर जो वोट देने की बात होती है, तो उस समय लूटपाट और डर के भय से लोग कि मेरा जान न को मार दे, इसीलिए अपराधी को ही जिता देता था, मजबूरी हो जाता था। लेकिन आज के दिन की जो सवाल है वो अभी विकास के नाम पर वोट दे रहा है नीतीश जी को और माननीय नरेंद्र मोदी जी को। ये दोनों में एक फर्क है। तो आप ये हमको पूछ रहे थे कि उस समय आप इतना बड़ा फैसला क्यों लिए? तो मैं फैसला इसलिए लिया कि इस लुटेरा शासनकाल को हटाने के लिए हमने छात्र जीवन में ही एक मुहिम चलाया। जहां तक हम सक्षम थे, गांव घर में घूम फिर करके मैंने लोगों को आरजेडी
का तांडव और उससे होने वाली नुकसान के बारे में मैंने समझाया और लोगों से आग्रह करता था कि अभी जो जदयू का गठन हुआ है, समता पार्टी के बाद जदयू का, तो हम लोग जदयू और जदयू जो एनडीए के साथ है, बीजेपी के साथ है, उसके उम्मीदवार को वोट दे और उसमें हम लोग सफल रहे। और हमारे सर मतलब आप छात्र राजनीति में सक्रिय थे और आपने वहीं से अपना मन बनाया था कि समाज में जी कुछ नया बदलाव करना है। जी जी जी। तो हमने सर 2005 ईस्वी में जदयू के सक्रिय कार्यकर्ता के रोल में मैं अपना भूमिका अदा किया। 2003 में मैं सदस्यता लिया और मैं पहली बार जनता दल यूनाइटेड से देवधा दक्षिणी पंचायत का पंचायत अध्यक्ष के रूप में काम किया और 2005 विधानसभा चुनाव में हमने अपने ही गांव के राजकीयकृत मध्य विद्यालय पिठवा टोल का एक बूथ था, उस पर मेरी इच्छा थी कि वहां पर मैं खुद ही बूथ एजेंट बन के, पोलिंग एजेंट बन के मैं यहाँ काम करूंगा अपने पार्टी के लिए। मैं जनता दल यू का था, लेकिन हमारे यहाँ जनता दल यू समर्थित भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तत्कालीन उस समय श्री रामप्रीत पासवान जी थे और उन्होंने चुनाव जीता और मैं जिस पंचायत से आता था उस पंचायत में लगभग 700 वोटों से हमने लीडिंग करवाया। पहली बार ऐसा सर हुआ था कि कोई मतलब जी 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 ऐसा जो दूसरे दल के नेता जो है इतने बड़ी लीड से जीत रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हम वहां सफल भी हुए और पूरे बिहार में बढ़िया सीट आया और माननीय श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार जी ने 2005 के चुनाव में जो पूरे बिहार में घूम घूम करके वादा किए कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सुशासन आएगी, सुंदर शासन होगा बिहार के अंदर में। सर वो तो देखने को मिला कि जो बिहार में जो थी कि जो लड़कियां थी, जो महिलाएं थी, जो बच्चे थे, जो घर से बाहर नहीं निकलते थे, 7 बजे के बाद वो अपने घर में बंद कर लेते थे, तो कहीं ना कहीं सर बहुत बड़ा बदलाव आया सुशासन बिल्कुल बाबू के बिल्कुल आने से और जनता ने उनका नाम भी दिया सुशासन बाबू। जी एकदम सही हुआ और नीतीश जी जो वादा किए कि सुशासन लाएंगे, सड़क बनाएंगे, बिजली पूरा जो है सो बिहार में चमकाएंगे, है ना। बिजली के बारे में सर बता पाएंगे कि जैसे हम लोग अभी नए हैं जी आपके लिए तो बच्चे के समान है, जी आप बता पाएंगे कि सर उस समय में जिस समय में आप राजनीति की शुरुआत कर रहे थे, जी जी जिस समय आप छात्र नेता थे, जिस जी समय में आपने जदयू ज्वाइन किया, उस समय में सर बिहार में बिजली की क्या व्यवस्था थी? उस समय बिजली का व्यवस्था बिल्कुल ही शून्य था। शून्य इस मामले में था कि 24 घंटे के अंदर में कभी 10 मिनट अगर बिजली आ गई तो फिर कब आएगी उसका कहना मुश्किल था और लोग दीपक तले ही अपनी जिंदगी जीने को लिए मतलब बेबस हो जाते थे। विद्यार्थी जीवन में जो जिसको पढ़ाई करना होता था बढ़िया ढंग से, उसको भी दीप जला के यानी मिट्टी तेल किरोसिन ऑयल से जो दीप जला करके अपना पढ़ाई करता था और हर व्यक्ति के घर में किरोसिन ऑयल के दीपक जलाने से साल भर के अंदर में ही घर, जो भी घर था उस समय इतनी पक्के का मकान नहीं थी, कच्चे मकान था, उसके बावजूद भी घर में कालिख जैसा जो है सो पोता जाता था और कई घर में आग भी लग जाता था, कभी कभी घटनाएं भी घट जाती थी। उस समय की जो स्थिति थी बहुत बड़ी सर चुनौती थी उस समय में बच्चों को पढ़ा लिखा पाना, इतनी गरीबी से लोगों को ऊपर ला पाना, जहाँ पे बताते हैं कुछ लोग सर अभी भी मिलते हैं तो बताते हैं बुजुर्ग लोग कि उस समय में बिजली आ जाते थे तो लगता था कि भगवान के दर्शन हो गए। बिल्कुल, लेकिन अब जब 2005 में बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का पद संभाले, तब से लेकर के जो बिहार में विकास की गंगा बह गई वो आज तक निरंतर बहती ही गई। आज के दिन में आज 2005 और 2024 एनडीए के साथ जब नीतीश कुमार सरकार बनाए, आज लगभग 20 साल एनडीए के साथ हुआ है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। उस 20 साल के अंदर में बिहार में ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसका विकास नहीं हुआ है। उसको अगर हम गिनती कराने लगेंगे तो घंटों बीत सकता है। सबसे पहले जो लड़की सड़क पर दिखाई नहीं देता था लेकर के अभी तक सड़कें पर आज लड़कियों की जो लंबी लंबी कतार साइकिल से हो, आप आजकल तो स्कूटी से भी जाना शुरू कर दी है लड़की लोग। तो 2005 से पहले जो स्कूल में विद्यार्थियों की संख्याएं थी आज उसके कई गुना बढ़ गया है। उस समय मैट्रिक में हमको लगता है कि पूरे बिहार में 4 से 5 लाख विद्यार्थी अपियर होते थे और आज के दिन में मैट्रिक में कम से 20 लाख से 25 लाख विद्यार्थी अपियर होते हैं। मुझे ये भी अभी मैं यहाँ पे रोकूंगा थोड़ा सा, मुझे बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। एक समय था जिस समय में अशोक चौधरी जी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उस समय में सर
बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चे जब एग्जाम दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनके गार्जियन एग्जाम दे रहे हैं, खिड़की पे लटक-लटक के उन्हें चिट दिया जाता था। तो उस समय का सर बात थोड़ा-सा आप बता पाएँगे कि वो माहौल कैसे बदले? उस समय उस माहौल को बदलने में कितनी दिक्कतें आई सरकार को? सबसे पहले ऐसा है जी, कि सरकार कभी नहीं चाहती है कि इस तरह का माहौल बने। कभी-कभी सुनियोजित साजिश के तहत भी सरकार को बदनाम करने के लिए जी, विपक्षियों के द्वारा भी इस तरह का जो है सो तांडव बिहार में किया जाता है। जी, तो जो सीन दिखाया गया था जी, किसी विद्यालय का परीक्षा के समय की खिड़की पे लटक करके चीटिंग करना या कुछ करना, जी, जी, जी। तो हम लोग सीधे से इसको खारिज इसलिए करते हैं कि बिहार में जो बच्चे आजकल पढ़ाई लिखाई कर रहा है वो चोरी के बदौलत नहीं पढ़ रहा है। आजकल विद्यार्थी को अपने आप पे भरोसा है और विद्यार्थी लेकिन के सर पहले ऐसा हुआ करता था, जैसे आप बता रहे हैं कि लालू के राज में था, तो उस समय की बहुत ज़्यादा बिहार की छवि भी वो जो मीडिया में थी, जो देश दुनिया में थी, खराब हुई थी सर। लालू जी के रीजन की बात जब करते हैं, आरजेडी के रीजन की बात, तो उस समय तो कोई कानून और व्यवस्था ही नहीं था। जी, उस समय ऐसा देखा जाता था कि आप परीक्षा के समय जाकर के स्कूल में कॉपी ले लीजिए और अपने घर में लिख लीजिए और जाकर के जब परीक्षा का टाइम समाप्त होता है तो वहां जाके जमा कर दीजिए। उसको लोग लालू डिवीजन कहा करते थे। अच्छा, लेकिन ऐसी बात 2005 के बाद नहीं रहा। 2005 के बाद बिहार में विकास हुआ है। बिहार के बच्चों में, बिहार के वासियों में, हर व्यक्ति में एक संस्कार भी बढ़ा है। जिस संस्कार में पहले हम लोग चल रहे थे, बढ़ रहे थे, वो संस्कार अधिकतर लोगों को पसंद नहीं था। 99% लोगों को पसंद नहीं था। अभी सर बिल्कुल आप सही बोले, बहुत लोगों को पसंद नहीं था। अभी सर हाल ही में सर बहुत अभी चर्चा पे चल रही है कि जो अब हमारे बिहार में भी मेट्रो दौड़ने वाली है, पटना में बहुत तेज़ी से कार्य हो रहा है। सर ये कब तक आपको लग रहा है कि मेट्रो चालू हो जाएगा? देखिए माननीय नीतीश कुमार जी बिहार को देश के जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में आज विकास हो रहा है एनडीए की सरकार में, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। लेकिन हमारे नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि मैं अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे अधिक विकास करके दिखाऊं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में यह जो मेट्रो की सवाल है बिहार के अंदर में, जो पटना में बनना चालू हो गया है और लगभग अंतिम चरण में है, और हमको लगता है कि मुश्किल से साल भर के या 1.5 साल के अंदर में प्रथम फेज का जो है सो उद्घाटन हो जाएगा। और आपको ये भी पता होगा कि अब पटना में ही नहीं बल्कि बिहार के कई और जो बड़े जिला है, जैसे दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, उस सब में भी अब मेट्रो चलाने की बात के लिए जो है सो सरकारी स्वीकृति मिल गई है। डीपीआर सब तैयार हो रहा है। जी। सर ये तो रही सर मेट्रो की बात। आगे की जो जैसे सर आपने 2005 से आपने बहुत अपना अच्छा योगदान दिया। 2010 का सर योगदान कैसा रहा आपका राजनीति में? देखिए 2005 जी, से लेकर के जो 2010 के बीच की जो सरकार थी, जी, उसमें जो आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ बिहार के अंदर में, तो 2010 में जनता भगवान इतना बढ़ चढ़ के आगे आए जी, कि 2010 में 243 सीट में एनडीए के पास 206 सीटें आ गई। जी, आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जनता दल यूनाइटेड 2010 में 141 सीट पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 115 सीट पर उनको उनकी जीत हुई। सफलता अर्जित और हुई थी। भारतीय जनता पार्टी जो हमारे मित्र पार्टी है जी, जिसको एनडीए कहते हैं हम लोग, जी, तो 102 सीट पर भाजपा 2010 में चुनाव लड़ी थी और 91 पर विजय हुआ था। और उस समय जनता आरजेडी को इतना दूर फेंक दिया था कि वो 243 सीट में से मात्र 22 सीट पे चुनाव अपना जीत पाया। और उसका जो गठबंधन था कांग्रेस, वो मात्र 4 सीट पे जीत को हासिल दर्ज कर पाया था। सर अभी आप जो बता रहे हैं कि बहुत बड़ी सफलता अर्जित करी 2003 से ही आप जुड़े हुए हैं। लगभग 24-25 साल आपको जुड़े हुए इस राजनीतिक करियर में हो गया। समाज में आपकी जी छवि भी बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छी है। बिल्कुल। तो सर ये 25 साल का करियर काफ़ी सुनहरा रहा आपके लिए सर, काफ़ी उतार-चढ़ाव भी हुए। लेकिन सर मैं ये अभी जानना चाहूँगा कि जो अभी का जो माहौल है, जैसा कि नीतीश जी के जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं जी बिल्कुल। और अभी अब मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे ज़्यादा अपने पद पे स्थापित रहे हैं, चाहे वो किसी भी कारणवश बिल्कुल रहे हों। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर इनका जो कुछ-कुछ डिसीज़न है उनके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। जैसे इन्होंने जो डिसीज़न लिया कि शराबबंदी किया जाए, लेकिन पूर्ण रूप से सर शराबबंदी क्षेत्र में देखने को नज़र नहीं आ रही। सर इसके बारे में कुछ बता पाएँगे?
देखिए, शराबबंदी पूर्ण रूप से बंद है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार कानून इसलिए बनाया, इतना सख्त कानून शराबबंदी के लिए, कि शराब जब पूर्ण रूप से खुला हुआ था, उस समय की जो घटनाएं घट रही थी और शराब से जो नुकसान हो रहा था, आज शराबबंदी के बाद जो इसका लाभ बिहार के जनता को मिल रहा है, घर में शांति मिल रही है, परिवार में सुख चैन मिल रहा है, और लोग बीमार कम पड़ रहे हैं, एक्सीडेंट कम हो रहा है। लोग जो है सो उस समय दारू पी करके क्राइम ज्यादा करता था, और एक ग्रुप बना करके दारू पी करके आज किसको मारना है, आज किसके घर को लूटना है, आज इस पर जो है सो पूरी तरह से पाबंदी है। रही बात, लोगों में यह चर्चा है कि शराब बंदी के बावजूद भी शराब घर तक पहुंच रहा है। देखिए, जो नवयुवक है वो क्राइम की ओर भाग रहे हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, सरकार कहीं दोषी नहीं है। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि धीरे धीरे बिहार की जनता भगवान में जब जागरूकता आ जाएगी तो संपूर्ण रूप से बंद हो जाएगा और किसी के घर तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि कोई भी जब कानून बनता है ना, तो उसको एक ही बार में पूरी तरह से शिकंजा कसना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि उससे क्या कहते हैं, जनता के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर का जो है सो मामला बन जाता है, समझ ना। तो धीरे धीरे कंसस हो रही है जनता एक दिन इतना कंसस हो जाएगा कि उसके घर और दरवाजे के पास होकर के अगर जा रहा है आज कोई शराब लेकर के, तो निश्चित रूप से जनता खुद ही उसको पकड़ करके जेल भेजेगी। रही बात प्रशासन की, पुलिस प्रशासन कभी भी मद्य निषेध कानून को उल्लंघन करने वाले के समर्थन में नहीं है। चूंकि बिहार की जितनी आबादी है, उस आबादी के औसतन में जो बिहार में पुलिस की व्यवस्था की गई थी पहले, उसके द्वारा संपूर्ण रूप से रोक पाना मुश्किल था। लेकिन नीतीश कुमार जी का यह एक बहुत ही चुनौती भरा, वो चुनौती उनके लिए नहीं, ये जनता भगवान के लिए, कि शराब से कितना नुकसान होता है उसको पूरी तरह से हम बंद करके ही रखेंगे। तो उसको सफल करने के लिए आज मद्य निषेध कानून के तहत आज मद्य निषेध का अलग से पुलिस की बहाली कर दी गई है, और अधिक बहाली भी किया जा रहा है। उसमें अलग दरोगा, अलग डीएसपी, अलग इंस्पेक्टर का बहाली किया जा रहा है, ताकि मद्य निषेध का उल्लंघन करने में पकड़ाए गए अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। और जब सजा मिलना चालू हो जाएगा और अनुमंडल में, प्रखंड में 2, 4, 10 व्यक्ति को जब सख्त से सख्त सजा मिलना शुरू हो जाएगा, तो धीरे धीरे निश्चित रूप से ये संपूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। अरे तो रही शराब की बात है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में भी अगर देखी जाए, आपको स्वास्थ्य व्यवस्था में देखी जाए, और इनकी जो नल जल योजना थी, ये योजनाएं भी बहुत हद तक सफल नहीं रही। नल जल योजना तो पूरी तरह से चौपट रहा सर, इसके बारे में क्या कहेंगे? आपने एक साथ मुझे 3 सवाल किए। जी। शिक्षा, स्वास्थ्य और नल जल। जी। मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूंगा भाई जी कि 2005 से पहले की ओर आप देखिए, उस समय शिक्षा का कहीं कोई औसत ही नहीं था कि कितना शिक्षित है लोग और कितना अशिक्षित है लोग। उस समय तो अधिक से अधिक केवल और केवल गुंडागर्दी ही दिखता था। तो 2005 के बाद, मैं इससे पहले भी अभी बताया है कि 2005 से पहले मुश्किल से 4-5 लाख विद्यार्थी अपियर होता था मैट्रिक के परीक्षा में, और आज 25 लाख से अधिक मैट्रिक की परीक्षा दे रहा है। तो जब तक शिक्षा में सुधार नहीं हुआ है, तो लोगों के बीच जागरूकता नहीं हुई है, तो 25 लाख संख्या क्यों पूर रहा है। उस समय 2005 से पहले शिक्षा के क्षेत्र में लोग जब स्कूल में नाम लिखाते थे, तो कुछ लोग 5वीं क्लास पास होते होते छोड़ देता था पढ़ाई। कुछ लोग जो 8वीं तक जाता था, तो 8वीं जाते जाते आधा लोग पढ़ाई छोड़ देता था। और जब मैट्रिक में जाता था तो 10% जाता था। अब मैट्रिक पास करने के बाद 5% इंटर और बीए करता था। लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। जो पहली क्लास में नामांकन कराते हैं, आज उसकी इच्छा होती है कि मैं संपूर्ण रूप से, चाहे इंटर हो, बीए हो, सारा पढ़ाई करूं। और इतना ही नहीं, ये जो आजकल जरूरी की जो शिक्षाएं हैं, अलग अलग नौकरी पाने के लिए हर तरह की शिक्षा लोग ग्रहण करते हैं। एमबीबीएस हो डॉक्टर बनने के लिए, बीबीए की तैयारी हो, एमबीए की तैयारी हो, विद्यार्थी लोग आज पूरी जागरूकता के साथ कर रहे हैं। शिक्षा के सुधार के लिए एक स्पेशल बिहार सरकार के द्वारा पैकेज बनाया जा रहा है। स्कूल पर इतना ध्यान दिया जा रहा है कि आज हजारों, सैकड़ों नहीं,
पूरे बिहार के अंदर में हजारों नई नई भवन बिल्डिंग बनाया गया है। और अ, शिक्षा को सुधार के लिए स्कूल में कंप्यूटर, शिक्षा में सुधार के लिए स्कूल में बैठने के लिए डेस्क बेंच, सर ये तो आप बता रहे हैं पहरेदार, सब कुछ लगा दिया गया सर, है। पहरेदार भी लगाए गए, लेकिन सर पहरेदार जो है सफाई कर्मी है उन जी, लोगों सब का, कुछ लगा दिया सर गया इन है। लोगों को जो वेतन है इन लोगों को मिल नहीं पाता है, जो छोटे बच्चे हैं जो इन लोगों को मध्याह्न भोजन का जो भी दिया जाता है, जो शेड्यूल है उस हिसाब से सर इन लोगों को वहाँ पे भोजन मुहैया नहीं हो पाती है, बहुत कम खर्चे में, या फिर कहा जाए कि बहुत सारी जगह से शिकायत आता है कि चावल में कीड़े मिल जाते हैं, तो इस तरह का सर शिकायत को आप किस तरह से देखते देखिए, हैं? ये सब जो है ना, जी जो विपक्षी जो बहुत पीछे चला गया, जी जो आरजेडी समर्थित, जी जो उनकी पार्टी है महागठबंधन, जी जो अब इनको कहीं बिहार में जनता अपने पास जगह नहीं दे रहा है, जी 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 तो ये लोग जो है सो साजिश कर कर करके मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये सारे बदनामी, विपक्षों की केवल बदनामी, समझ ना, जी ये केवल बदनामी करने की एक साजिश है। विद्यालय में मध्याह्न भोजन भी सही समय पर दिया जा रहा है। मध्याह्न भोजन के लिए जो चावल है एकदम गुणवत्तापूर्ण चावल दिया जा रहा है। लेकिन पुलाव वगैरह जैसा दिया जाता है शेड्यूल में कि मौसमी फल दिए जाएँगे, अंडे दिए जाएँगे, पुलाव बनाए जाएँगे। सर ऐसा बहुत कम रेशियो में देखा जाता है। अगर 100 स्कूल हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-4 स्कूल में ही ऐसा बन पाते हैं। देखिए, अगर सर आप ऐसा, सांसद प्रतिनिधि हैं, इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि आपके संज्ञान में आते रहते हैं। देखिए ये सब बात केवल कहने की है, जी, और एक दो जगह अगर इसका नियम का उल्लंघन अगर होता है तो शिकायत होने पर शिक्षा विभाग, हमारी सरकार तुरंत इस पे कार्रवाई करती है और उसमें सुधार होता है। ये सब छोटी छोटी मामूली घटनाएं होती है, और घटनाएं होती है तो घटना करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई होती है, और इसमें निरंतर सुधार हो रहा है। सर अभी आप वर्तमान में सांसद प्रतिनिधि हैं। आपके क्षेत्र में देखा गया है कि सर बहुत सारे जो रोड वगैरह हैं, ये भी सर मतलब लोगों को आशा है कि सांसद जी दौरे पे नहीं आते हैं, हमेशा सांसद भवन में ही रहते हैं, अपने इस क्षेत्र में रहते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, क्योंकि इस बार जो है सर एक बहुत बड़ा सवाल उठ के आया था लोगों के बीच में, कि इस बार हम अपने सांसद को पसंद नहीं करते। बहुत सारे कार्यकर्ता की तरफ से, निजी तरफ से रिपोर्ट भी गया था कि इस बार सांसद चेंज होना चाहिए, और जो आपकी जो मित्रवत पार्टी जो है बीजेपी है, जी एनडीए के साथ जो आपका गठबंधन है, जी, तो सर इसमें हमेशा से रहता है कि नए लोगों को मौका दिया जाए, और इस बार सर जनता खुलकर आपके सांसद महोदय को सपोर्ट करिए। तो सर इसमें आप कुछ कह पाएँगे? सबसे पहले ये जो आपने कहा है कि जनता सांसद जी को, जो वर्तमान सांसद है, उसको जी, 2024 के चुनाव में विरोध करते थे। देखिए, ऐसा है कि संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा है। मैं एकदम सही सही बात कहना चाहता हूं, संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा है, 14 प्रखंड का क्षेत्र है, और लगभग 17-18 से गांव पड़ता है उसमें। 2019 में जब पहली बार माननीय श्री रामप्रीत मंडल जी चुनाव जीते थे जदयू के उम्मीदवार के रूप में, तो उस समय वास्तव में बहुत बड़ा चुनौती हो गया कि जो कोरोना काल जो बीता, उसमें 2 साल करीब करीब कोरोना काल के कारण जो है सो प्रतिबंधित हो गए। हम सब लोग प्रतिबंधित हो लेकिन गए सर कि एक उसमें दूसरे के पास सर उस नहीं जा कोरोना सकते। समय में भी सभी प्रतिबंधित थे, लेकिन सर उस समय भी आपका नाम बहुत आया कि आप जनताओं के बीच में गए, जनताओं से मिले, जो जनता आप तक आते थे, आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत अच्छे तरीके से उनको सपोर्ट किया है। देखिए, ऐसा है कि हम तो केवल ग्रामीण क्षेत्र में और एक छोटा सा अनुमंडल में हम राजनीति करते थे, जी, तो हम तो गांव में थे, जी, तो मेरा तो स्वाभाविक था कि हम राजनीति से जुड़े हुए हैं, और माननीय नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं। तत्कालीन उस समय जो सांसद थे रामप्रीत मंडल जी, मैं उनका प्रतिनिधि भी था, तो उनके ऊपर भले ही ऊपरी तौर से जो माननीय नरेंद्र नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के ही द्वारा कुछ ऐसा नियम लागू किया गया था कि इन लोगों को बाहर निकलना मुश्किल था, लेकिन हम लोग तो जनता के बीच में रहते थे, इसीलिए मजबूरी भी था कि हम लोग जनता की समस्याओं को मोबाइल के माध्यम से, फोन के माध्यम से माननीय सांसद जी को खबर पहुंचाते थे, और निश्चित रूप से सांसद जी अमल करते थे, और उस समय की जो आवश्यकताएं थी, मूलभूत आवश्यकताएं, उसको पूर्ति करने के लिए माननीय सांसद जी जहां थे, या दिल्ली में थे, पटना में थे, या अपने घर पे थे, वो बड़े पदाधिकारियों से मिलकर के, संबंधित पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारियों से मिलकर के, जो उस समय की जो बातें थी उस सब को पूरा करने के लिए वो सर हमेशा आगे रहते सर अभी थे। तक जो आपका जो शुरू से जो वार्ड अध्यक्ष हो गया, नगर अध्यक्ष हो गया, युवा अध्यक्ष हो गया, इस तरह से जो आपने राजनीतिक करियर शुरुआत करी, अभी आप सांसद प्रतिनिधि हैं। जनताओं के बीच में सर हमने जब गए गाँव-गाँव में पता किया, तो लोगों का मानना ये है, आम जनताओं का, कि सर वो आपको आगामी विधानसभा के लिए देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पार्टी
से आप गुहार लगाएंगे कि मुझे विधानसभा का टिकट दिया जाए? देखिए 2024-25 में जो अभी सर विधानसभा होने वाली है। मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा आपको, या जनता भगवान सभी को मैं कहना चाहूंगा जी। कि मेरे मन में ऐसी कोई माने भावना नहीं है लेकिन कि सर मैं जनता चाहती है कि मतलब आप आए, जिस तो तरह से आप सेवा कर जनता रहे हैं जनता और बीजेपी के सर जो है, जो जदयू का एक चेहरा है, जनताओं को लगता है कि जदयू के चेहरे पे अगर आप आते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको समर्थन मिल सकता है। देखिए, ये जनता इसलिए चाहती है जी, कि मैं जिस तरह से 2005 से लेकर के आज तक माननीय श्री नीतीश कुमार जी का सिपाही बन करके जनता के बीच जो मैं खरा उतरता हूं, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हो, कोई भी जाति का लोग हो, मेरे अंदर में कोई जाति पाति नहीं है। जिस तरह से माननीय श्री नीतीश कुमार जी के अंदर में जाति पाति नहीं है, वो जाति भेदभाव से ऊपर उठ करके हर वर्ग के सेवा करते हैं। उसी तरह से मैं भी इस क्षेत्र में हर वर्ग से मिल करके जुल करके उनके दुख दर्द में हमेशा साथ रहता हूं। चाहे किसी भी प्रकार की बात हो, सामाजिक समस्या हो या कहीं कोई ऑफिशियली समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो मैं उनके साथ खड़ा उतरता हूं और न्यायोचित विधि सम्मत जो कानून कहती है उस हिसाब से मैं मदद करता हूं। तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है, लोगों के मन में, लोग तो हमको यहाँ के हजारों हजार लोग नीतीश कुमार जी के नाम से जानते हैं। जी। लोग तो ये भी कहते हैं कि राम बाबू सर, आपका जी नीतीश कुमार जी हैं। सर कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारे गरीब परिवार हैं या किसी बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाना हो या उद्यमी योजना के तहत जो फॉर्म रुक जाते हैं, तो आपने सर उसमें बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन किया, तो लोगों का एक है कि आपका डायरेक्ट संपर्क है वहाँ से मुख्यमंत्री जी से? देखिए, ऐसी बात नहीं है बात ऐसा है कि मैं पार्टी के लिए जो ईमानदारी पूर्वक काम करते आया हूं, तो स्वाभाविक है मैं 2009 में भी सांसद प्रतिनिधि रहा था। 2009 से 14 ईस्वी तक सक्रिय भूमिका मैंने अदा किया था। अभी 2019 से 24 तक मैं माननीय श्री रामप्रीत मंडल जी का सांसद प्रतिनिधि के रूप में काम किया था। तो उस समय में भी लगभग मधुबनी जिला के कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां 10, 20, 50 लोग जो राजनीति से जुड़े होंगे वो हमको नहीं जानते होंगे। तो स्वाभाविक है कि मधुबनी जिला के जितने भी गांव हैं, हर गांव के लोग जो उनको अगर किसी प्रकार की कोई ऐसा समस्या हो जाता है, तो जहां कोई नहीं कर पाते हैं तो अपनी समस्या को समाधान के लिए दर दर अगर भटकते हैं तो कहीं माननीय सांसद जी के पास जाते हैं। तो जब सांसद जी के पास समय नहीं बचता है तो मार्गदर्शन कर देता है कि जाओ, मेरा ही चेला है जयनगर में जो जनता दल यू के कार्यकर्ता है, नेता है, और हमको फोन करके बोल देते हैं कि भाई इसका जी इनका ये समस्या है, उनको देख लीजिए। तो मैं स्वाभाविक रूप से देखता हूं। मैं और अभी मैं ये बता देना चाहता हूं आपको शायद ये जानकारी नहीं है, आप कई बार अभी बोले हैं कि मैं सांसद प्रतिनिधि हूं। अभी जो 2019 से 24 तक मैं सांसद प्रतिनिधि रहा था, और अभी माननीय सांसद श्री रामप्रीत मंडल जी दूसरी बार अपार बहुमत से चुनाव जीतने के बाद अभी नए सांसद प्रतिनिधि की सूची तैयार नहीं किए हैं। तो अभी मैं विधिवत सांसद प्रतिनिधि नहीं हूं, बल्कि पूर्व सांसद प्रतिनिधि के रूप में आज भी माननीय सांसद जी के कामों को मैं देखता हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, बीच में आपने जो क्वेश्चन किया था उसको मैं पूरा जवाब नहीं दे पाया था कि सांसद जी नहीं घूमते हैं। सांसद जी समय निकाल करके, जब समय उनको बचता है तो शेड्यूल बना करके वो घूमने का पूरा प्रयास करते हैं। और अभी ये जो दूसरी पारी उनको मिला है 2024 से लेकर के 29, तो अभी तो चंद महीना ही बीता है। इस बार निश्चित रूप से माननीय श्री रामप्रीत मंडल जी, हमको नहीं लगता है कि जो गांव छूटा है वो एक भी गांव नहीं छूटेगा, हर गांव में वो जाएंगे, हमको पूरा विश्वास है। और पिछली बार जो कुछ छोटी मोटी समस्याएं आई थी, उस समस्या से माननीय सांसद जी रूबरू हो चुके हैं। उनको भी ऐसा एहसास हुआ है कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी भूल हुई है जनता के बीच, तो उसको जो है सो निदान करेंगे। और रही बात विरोध के बाद भी उन्होंने चुनाव जीता। सर ये वाला आप बता पाएंगे? आप सर यहाँ पे आ रहे हैं कि जो है कि घूमेंगे सांसद जी क्षेत्र में और अच्छे से बात करेंगे, लेकिन सर आप विधानसभा में सर आपका क्या रणनीति है, आप क्या आना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि आपको जनता की जो मांग है उसे आप उस पर खड़ा उतरेंगे, इस बार विधानसभा में आप आएंगे विधानसभा के लिए? देखिए, इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, जो अभी मुख्यमंत्री भी हैं लगातार 20 वर्षों से, मेरा मानना है कि वो माननीय नीतीश कुमार जी इतने बड़े दूरदर्शी है कि उनकी नजरिया पूरे बिहार के कार्यकर्ता पर है। तो अगर उनका जो दूरदर्शी सोच और उनका जो नजरिया है, वो नजरिया अगर मेरे ऊपर अगर पड़ेंगे
कि निश्चित रूप से इस बार राजेंद्र प्रसाद कामत उर्फ राम बाबू को चुनाव लड़ाया जाए। तो बहुत कम लोग जानते हैं राजेंद्र प्रसाद जी, ज्यादातर आपको प्यार से जो राम बाबू ही के नाम से जानते हैं। जी जी जी, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी भी मुझे राम बाबू के नाम से जानते हैं। जी जी। और मैं ये कहना चाहूंगा 2025 विधानसभा चुनाव पर सबसे पहले मैं जिस क्षेत्र में हूँ, खजौली विधानसभा, वो भारतीय जनता पार्टी के हक में है। जी। तो इस पर मैं कोई कटाक्ष, कोई बात, कोई विचार मैं देना ही नहीं चाहूंगा, क्योंकि एनडीए के साथ हम हैं। एनडीए जो निर्णय लेगी 2025 में, उसका मैं पूर्णतः फिर समर्थन करूंगा। और नीतीश कुमार जी का जो आदेश होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय का, माननीय श्री मनीष कुमार वर्मा जी का, जो पार्टी के धरोहर है, और हमारे जो माननीय सांसद श्री रामप्रीत मंडल जी का, उनका भी विचार होना चाहिए कि राजेंद्र प्रसाद उर्फ राम बाबू कामत एक अच्छे कार्यकर्ता है, काम करते हैं। तो ये लोग भी अपना विचार प्रकट करेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास, और यदि मुझे इस लायक समझेंगे तो जो आदेश वहां से मिलेगा उसको मैं अक्षरशः पालन करूंगा। और आगे आगे मैं न कभी किया हूं, न आगे भी करूंगा। हाँ, मैं बार बार आपको और मीडिया के बीच में कहना चाहूंगा, जनता भगवान के सामने, कि मैं नीतीश कुमार जी का भक्त हूं, जनता दल यूनाइटेड का भक्त हूं, क्योंकि उनका जो नीति है, उनका जो सिद्धांत है, पूरे बिहार का नक्शा बदल दिया। आज पिछले 20 वर्ष पहले देश के अंदर में जो बिहार वासी था, जो देश के किसी अन्य राज्य में जाते थे तो अपना परिचय देते समय बिहार के वासी हूं यह कहना मुनासिब नहीं समझता था। और आज के दिन में माननीय श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों के द्वारा जो विकास किया गया, जो मान और सम्मान दिया गया, तो आज देश के किसी कोना में चले जाइए या विदेश में चले जाइए तो मैं बिहार का हूं, ये गौरव कहलाता है। ये देन माननीय श्री नीतीश कुमार जी का है, और नीतीश कुमार जी जब तक रहेंगे वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मतलब सर, आपका मानना ये है कि अगर आला कमान का अगर फैसला आता है तो बिल्कुल आप उनके फैसले को सिरोधार्य रखेंगे? निश्चित रूप से मैं आला कमान से मिलता भी हूं बराबर जाकर के, मैं उनको संपर्क में भी रहता हूं। मैं राजनीतिक जो चेतना हमको जो मन में आती है, जो क्षेत्र की समस्याएं होती है, उसको वहां तक मैं पहुंचाने का काम भी करता हूं। तो मैं सब कुछ इनको बताता हूं, जानकारी भी देता हूं, और समय समय पे पार्टी में बड़े नेताओं से जाके मिलता हूं। और शुरू से जो मैं बताया 2005 से अभी तक मैं प्रखंड क्या कहते हैं पंचायत का अध्यक्ष बना था, जयनगर प्रखंड का सचिव बना था, जयनगर सचिव प्रखंड का प्रवक्ता बना था, मधुबनी का मैं जिला सचिव भी बना था। और आगे जो जो मैं बढ़ता चला गया, समय बीतता गया, तो मैं 2021 में विधानसभा प्रभारी भी बने थे, दरभंगा जिला के बहादुरपुर का, उसका भी मैंने रोल अदा किया। उसके बाद मैं बिहार प्रदेश सचिव भी बना, जो अभी मैं बिहार प्रदेश सचिव अति पिछड़ा वर्ग का था। उसके बाद सीतामढ़ी जिला का मुझे प्रभारी भी बनाया गया था, अति पिछड़ा वर्ग का। अभी जो बीते लोकसभा चुनाव हुई है उसमें झंझारपुर लोकसभा में अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से जो 6 आदमी को जिम्मेवारी दी गई थी प्रभारी का, उसमें मुझे भी प्रभारी का पद मिला था। और पूरे तन मन धन से गांव गांव गली गली जाकर के हमने नीतीश कुमार जी के नीति और सिद्धांतों का प्रचार किया, और लोगों को पसंद हुआ। और जो विपक्षी कहती थी कि 2024 में जनता दल यूनाइटेड पूरा साफ हो जाएगा, उसको एक सीट नहीं मिलेगा, लेकिन 12 गो सीट हम लोगों को मिला। और जो कहता था कि हम सत्ता में जाकर के महागठबंधन का सरकार बना लेंगे, आज उनकी दशा को आप देख लीजिए कि पूरे बिहार में उसको केवल 10 सीट मिला। आम जनताओं को सर, अभी जो हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आप उन सर त्योहार का समय आ रहा है, आप आम जनताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं इस चैनल के माध्यम से जयनगर प्रखंड का ही नहीं बल्कि मैं पूरे बिहार वासियों को मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना और बधाई देना चाहूंगा कि अब ये जो महीना है, अभी से लेकर के नवंबर दिसंबर तक पर्व त्योहार का महीना है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान भाई हो, सबका पर्व त्योहार है। मैं सबके लिए ईश्वर से कामना करूंगा कि सभी लोग अपने अपने पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं और आपसी सौहार्द भाईचारा बनाए रखें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारी सरकार के जो मुखिया है, हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उनका भी सपना है कि हम लोग आपस में मिलजुल करके रहे,
भाईचारा बनाए रखे, तालमेल से बनाए रखे, कभी किसी से झगड़ा नहीं करे, लड़े झगड़े नहीं। ये संदेश हमारे मुखिया माननीय श्री नीतीश कुमार जी देते हैं। उस संदेश को हम लोग प्रसारित भी करते हैं और हमेशा मेरा सोच रहा है कि किसी को देख के हंसिए नहीं, चाहे वो गिरा हुआ भी इंसान है तो उसको उठाने का प्रयास कीजिए और जाति पाति का तो कहीं बात ही नहीं रखिए। ये हमारे नीतीश कुमार जी का सपना है और मैं उन्हीं के सपनों के आधार पर मैं राजनीति करता हूं और मुझे पूरा भरोसा है, आज हो, कल हो, परसों हो, जब हो, एक न एक दिन हमारे शीर्ष नेतृत्व को मेरे कार्य छवि को देख करके निश्चित रूप से विचार उत्पन्न होगा कि राजेंद्र प्रसाद उर्फ राम बाबू कामत को किसी ऐसे पद पे भी दिया जाए, जिम्मेवारी जो पार्टी के लिए और अधिक काम करे और हमारी जो शुरू से गरीबी हालात रही, आर्थिक स्थिति से जो मैं कमजोर रहा, उसके बावजूद भी मैं सामाजिक कार्य से कभी दूर नहीं हुआ हूं और राजनीति में दिनों दिन मैं बढ़ चढ़ के काम करता हूं। चाहे जितनी भी परेशानी हमको उठानी पड़ती है, उठाते हैं। आपको यह भी मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब मैं 2005 में जदयू में शामिल हुआ था, 2003 में और 2005 के चुनाव में हम जो बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिए थे और सरकार बनी थी, तो उस समय के तत्कालीन जो राष्ट्रीय जनता दल के कुछ चंद कार्यकर्ता जो क्रोध में डूब रहा था कि हम उसको विपरीत कर दिए, उन लोगों के द्वारा भी छल से षड्यंत्र करके मुझे रेप केस में भी फंसा दिया गया था। अगर आज उस समय माननीय नीतीश कुमार की सरकार नहीं होती तो इस झूठा रेप केस में मुझे जेल जाना पड़ता, लेकिन मैं निर्दोष था, मुझे छल करके षड्यंत्र करके फंसाया गया था। तो मुझे पूरा भरोसा था नीतीश कुमार के शासन पर, मुझे आज तक जेल जाने का नौबत नहीं मिला और मुझे न्याय मिला, तो पूरा भरोसा है। और मैं लोगों को भी, बिहार वासियों को भी मैं कहना चाहता हूं कि मानव जीवन में निश्चित रूप से 2-3 चीज सीख लेना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। समाज में आपसी सौहार्द बनाए रखिए, सबसे मिलजुल करके रहिए, लड़िए झगड़िए नहीं, तो निश्चित रूप से आपको सुखी जीवन जीने का मौका मिलेगा। और रही बात राजनीति का, तो राजनीति किसी एक व्यक्ति का खरीदा हुआ न पार्टी होता है न समाज होता है। आप स्वतंत्र होते हैं कि यदि आपको मन में लगे कि अपना जो निरंतर जो जीवन शैली जीने का है उससे कुछ समय बचा करके अगर समाज के लिए जीना चाहते हैं, तो जो पार्टी आपको पसंद हो उस पार्टी में आप शामिल हो जाइए और जनता को सेवा कीजिए। तो मुझे विश्वास है कि अभी का जो दौर है उसमें लोग अधिक से अधिक एनडीए में ही शामिल होता है, कोई बीजेपी में शामिल होते हैं तो जदयू में शामिल होता है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आप बीजेपी में ही शामिल हुए या जदयू में शामिल हुए, इसके लिए आप स्वतंत्र है, बिल्कुल आप किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। आप जनता जनार्दन जी है, जी जो जी आपको अच्छा जी लगे, आप जी बिल्कुल जी आप कर देख सकते हैं। अभी यहाँ पे मेरी जो खास बातचीत हो रही थी राजेंद्र प्रसाद जी से, उर्फ प्यार से इन्हें राम बाबू कहा जाता है। पूर्व में सांसद प्रतिनिधि रहे, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ से अध्यक्ष रहे, प्रदेश सचिव हैं। तो ऐसी शख्सियत से मैं और भी आप तमाम जनताओं को रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए आनंद।